नमस्कार, मैं अभय दुबे, आपका साइंस एजुकेटर। आज हम कुछ पिछली क्लास के बारे में चर्चा करते हैं। हमने पिछली क्लास में एक अभिक्रिया पढ़ी थी, अम्ल की धातुओं के साथ क्रिया, धातु के साथ क्रिया। तो इसमें क्या प्राप्त होता है, हमें लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है वो किससे मिलके बनती है? हाइड्रोजन परमाणु से मिलके बनती है। परमाणु, आप इससे समझिए कि जो हाइड्रोजन गैस रहती है उसमें दो हाइड्रोजन परमाणु रहते हैं, मतलब H2, ठीक है। तो ये H किससे मिलके बनते हैं? H से मिलके बनते हैं, मतलब हाइड्रोजन परमाणु से मिलके बनते हैं। तो आज हमें इस पर थोड़ी चर्चा करना है, क्योंकि जो हमारा अगला टॉपिक है वो इससे थोड़ा सा संबंधित है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। जो धातु होती हैं वो एकदम कठोर होती हैं, उनमें कोई भी गैस नहीं पाई जाती। जैसे जिंक, आपने सामान्यतः लोहे को तो देखा ही होगा, कॉपर भी देखा होगा आपने, कॉपर जो मशीनों में अधिकतर प्रयोग किया जाता है और तारों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो भी धातुएं रहती हैं वो अधिकतर कड़क होती हैं या कठोर होती हैं, उनमें गैस नहीं पाई जा सकती। लेकिन जब हमें इस समीकरण में ये गैस प्राप्त हो रही है तो ये कहीं से तो निकल के आ रही होगी। जब हमें कोई चीज़ प्राप्त हो रही है तो वो कहीं से तो हमारे पास आ रही होगी ना। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो धातु रहती हैं उसमें तो गैस नहीं होती है, मतलब अम्ल में गैस होगी। जैसे अम्ल का हमें सामान्यतः पता है, हमने आपको पहले ट्रिक बताई थी कि अम्ल में H रहते हैं, जैसे H2SO4 या HCl। तो जब इनकी धातुओं के साथ क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। आइए एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे ये है H2SO4 और कोई भी धातु ले लेते हैं हम जिंक, ठीक है, ये हमने ले ली। इन दोनों की हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? लवण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ZnSO4, ये लवण प्राप्त होगा और ये दो H यहाँ से निकल के आ जाएंगे, H2, मतलब हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। और हाइड्रोजन गैस किससे मिलके बनती है? हमने आपको बताया हाइड्रोजन परमाणु से, मतलब इससे H प्राप्त होगा। इससे हमें सीधा सीधा ये निष्कर्ष निकलता है कि जो भी अम्ल रहते हैं, मतलब जो भी अम्ल रहते हैं उनमें हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। तो हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं ना, कि जिसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होगा वो अम्ल होगा। मतलब कोई भी समीकरण है, मतलब अपन लिख सकते हैं अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु होगा या हाइड्रोजन परमाणु अम्ल में होगा। अम्ल में होगा, ये हम लिख सकते हैं। तो हमने इसी के लिए आपको ये जो पुराना समीकरण है इस पे आज टॉपिक स्टार्ट किया, और इसी से संबंधित आज का हमारा टॉपिक है अम्ल और क्षारों में समानताएं। तो आज हमें अम्ल और क्षारों में समानताएं देखनी है। तो इसके कुछ प्रकार होंगे, मतलब कुछ अलग अलग आधार पर देखेंगे हम अम्ल और क्षारों में समानताएं। आज क्या देखना है? अम्ल और क्षारों में समानताएं, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? जल में घोलेंगे सबको। क्या करेंगे? जलीय विलयन बनाएंगे। जलीय विलयन, जलीय विलयन मतलब इनको हम जल में घोल के देखेंगे। सबसे पहले हम किसको? अम्ल को जल में घोलेंगे। अम्ल, मान लो कोई अम्ल है, अम्ल से आपको पता है क्या होता है। कोई भी अम्ल ले लेते हैं हम, जैसे H2SO4 या HCl या HNO3, कोई भी ले लेते हैं इनमें से। ये हमने H2SO4 लिया, ये अम्ल है हमारा, छोटी सी डिब्बी में हमने लिया अम्ल, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? एक बड़े से डिब्बे में जिसमें जल है, इसी डिब्बे को बीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? बीकर। इसको इसमें डालेंगे, अम्ल को विलयन में, मतलब बीकर में जो इसमें जल होगा उसमें डालेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। तो क्या होगा इसमें? जो इसमें ये H हैं ये अलग हो जाएंगे और ये SO4 अलग हो जाएंगे। तो यहाँ क्या प्राप्त होगा? H2 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 या H भी लिख सकते हैं अपन, H प्लस H प्लस H प्लस और SO4 माइनस SO4 माइनस, ये अलग अलग हो जाएंगे। मतलब सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं हम
कि कोई भी अम्ल है उसको अगर हम जल में घोलेंगे तो क्या होगा, वो आयनों में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, आयन फर्स्ट प्लस आयन सेकेंड, दो आयनों में टूट जाएगा। तो आइए एक अभिक्रिया के द्वारा कोई भी अम्ल को तोड़ के देखते हैं हम। जैसे एक अम्ल है HCl अम्ल, इसको हम जल में घोल रहे हैं। H2O जल का सूत्र होता है, आपको पता होगा। तो अब देखिए क्या होता है, सामान्यतः यहाँ से H अलग हो जाएगा, सॉरी इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ H2O ऊपर लिख दे रहे हैं। तो इसको हम जल में घोल रहे हैं प्लस H2O, यहाँ लिख दो आप प्लस करके, या यहाँ लिख दो, एक ही बात होती है। इसको हम जल में घोल रहे हैं तो क्या होगा, H प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस अलग होगा। ये हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम बोल रहे हैं ना, ये आपके मन में ये सवाल आ गया होगा कि हमने यहाँ पे यहाँ प्लस करके जल लिखा है और यहाँ ऊपर लिखा है। अब देखिए हम यहाँ प्लस करके लिख के बताते हैं आपको। ये हमने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। ये अपने आयनों में टूट गया था ना, अब इसका देखेंगे अपन, इसका किसके साथ कराएंगे, H2O के साथ अभिक्रिया होगी। ध्यान से देखिए, दो H ये है, एक ये है, तो क्या हो गया H3, ये O भी इसमें ऐड हो जाएगा और इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और जो Cl है वो बाहर ट्रांसफर और इस पे क्या रहेगा, माइनस चार्ज रहेगा। तो अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ गया होगा कि यहाँ पे हमने ऐसा लिखा है और यहाँ पे यहाँ ऐसा लिखा है, लेकिन हम तो कर एक ही बात रहे हैं कि इसको जल में घोल रहे हैं या इसका जलीय विलयन बना रहे हैं। तो इसका एक मुख्य कारण है कि अगर हम समीकरण को ऐसा लिखते हैं, हमें यहाँ AQ लिखना होगा, मतलब इसका जलीय विलयन है ये हमें बताना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो हमें यहाँ कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं। ऐसा ही हम क्षार का देखेंगे। अब कोई भी एक क्षार ले लेते हैं, जैसे NaOH, क्या ले लेते हैं, NaOH, ये हमने क्षार लिया, इसके अंदर है, इसको अब हम जल में घोलेंगे। ये हम इसको जल में घोलेंगे तो क्या होगा, इसमें Na अलग हो जाएगा, Na और OH अलग हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है इसके अंदर क्या लिखा है। इसको हम जल में घोलेंगे तो Na अलग हो जाएगा और OH अलग हो जाएगा। अब हम इसको भी लिख के देखते हैं समीकरण के रूप में। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, NaOH S सॉलिड स्टेट, इसके ऊपर क्या लिखेंगे हम, H2O, और इसको तोड़ देंगे तो क्या होगा, Na प्लस और OH माइनस। ये हमने आपको पहले बताया था, लेकिन हम फिर से बता दे रहे हैं कि इसमें क्या होगा कि जो Na है, मतलब कोई भी अपन जब क्षार को जब जलीय विलयन बनाएंगे तो क्या होगा, वो अपने आयनों में टूट जाएगा। हमने बताया था आपको, आयनों में टूट जाते हैं ना, तो ये भी अपने आयनों में टूट जाएगा। तो ये क्या प्रदान करेगा, OH आयन हमें प्रदान करेगा। तो आपने एक बात नोटिस की, जो भी अम्ल रहता है HCl H2, वो क्या होता है, वो भी अपने आयनों में टूट जाता है और ये भी अपने आयनों में टूट जाता है। लेकिन इनमें एक बात कॉमन होती है, वो हमने आपको ट्रिक के द्वारा बताई थी। यहाँ हम उसका कारण बता रहे हैं कि ऐसा क्या होता है। तो यहाँ क्या होता है कि जितने भी अम्ल होते हैं वो क्या प्रदान करेंगे, H प्लस आयन, जल में H प्लस आयन, और जितने भी क्षार होंगे वो क्या प्रदान करेंगे, OH आयन। जितने भी क्षारक होंगे वो क्या प्रदान करेंगे, OH माइनस आयन। तो ये इनमें सामान्य अंतर होता है, और यही इनमें समानता होती है कि इनका जलीय विलयन तैयार किया जाता है तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। इतनी छोटी सी बात हम आपको बताने के प्रयास कर रहे थे, समझा रहे थे। ठीक है, तो अब हम अपनी आगे की क्लास बढ़ाएंगे। ठीक है, हमने क्या देखा, जो भी अम्ल होते हैं उनमें क्या होता है, H प्लस होता है। अम्ल में क्या होता है, H प्लस होता है ना, और यहाँ कुछ पीछे लिखा रहता है। ठीक है, और क्षार में क्या होता है, क्षारक में क्या होता है, OH होता है, लेकिन वो पीछे लिखा रहता है, उसके आगे कुछ लिखना होता है। तो हम मान लेते, मतलब यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, जैसे गणित में रहता है 2x 3x
3y। तो इसका हम मान कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे की संख्या नहीं बदलती ना, जैसे ये 2 है तो ये नहीं बदलता ना। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे कि यहाँ x लिख देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ कोई भी तत्व जोड़ सकते हैं अपन, जैसे SO4 जोड़ सकते हैं, Cl जोड़ सकते हैं और NO3 जोड़ सकते हैं। इसको हम आगे जोड़ देंगे तो ये अम्ल बन जाएगा, ठीक है। इसमें हम कुछ भी जोड़ सकते हैं पीछे, इन 3 में से या इनके अलावा भी बहुत सारे आते हैं, उनको भी जोड़ सकते हैं आयनों को। तो हम उनको क्या मान लेते हैं, इन सबको हमने माना x माना, आयन बराबर क्या माना हमने, x माना, ठीक है। और जो इसमें जोड़ते हैं उसको हम m मान लेते हैं। इसमें क्या माना हमने, m माना। क्षार कैसे रहते हैं हमारे, NaOH, ठीक है, और CuOH का होल ट्वाइस और CaOH का होल ट्वाइस, ऐसे रहते हैं ना। इसमें क्या रहता है, ये देखो आगे की धातुएं बदलती रहती हैं लेकिन पीछे OH ही होता है। तो इन सबको हम क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। ये देखो है ना, सब में OH रहता है तो इनको हम M मान लेते हैं। तो ये क्या हुआ, हमें पता चल गया कि जो भी क्षार होते हैं उनमें आगे H रहता है और पीछे कोई आयन जुड़ा रहता है, और इसी प्रकार क्षार में क्या होता है, आगे M होता है और पीछे कोई क्षार मतलब OH समूह जुड़ा होता है। तो अब हमने जो अपनी पिछली क्लास में देखा था, हमने क्या देखा था, अम्ल और क्षार की अभिक्रियाएं। अम्ल प्लस क्षार, इनकी अभिक्रियाएं होती हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। ये देखा था ना हमने पिछली क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछली क्लास की वीडियो निकाल के देख लीजिए, उनमें हमने बताया था कि जो अम्ल होते हैं और जो क्षार या क्षारक होते हैं उनकी अभिक्रियाएं कराते हैं हम, तो लवण और जल हमें प्राप्त होता है। तो एक हम उदाहरण लिख के बताते हैं आपको। कोई भी अम्ल है जैसे HCl, ठीक है, और कोई भी क्षार है जैसे NaOH, ठीक है, इन दोनों की हमने अभिक्रियाएं कराई तो क्या यहाँ से Na और ये Cl, ये दोनों मिलके लवण बना लेंगे। और क्या बचा हमारा, एक H ये बचा, एक H ये और एक O। और हमने आपको बताया जब भी 2 H और एक O हों तो क्या बनता है, जल बनता है, H2O। ये हमारा जल प्राप्त हुआ। ये हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो ऐसा होता है। अब हम उनको इनके फॉर्म में लिख के, मतलब आपको पता है कि अम्ल क्या होते हैं जिनमें H होता है और क्षार क्या होते हैं जिनमें OH होता है। तो हम इनके द्वारा समीकरण को लिखने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। अम्ल क्या होगा, मतलब जिसमें H होगा तो हम इसको लिख लेते हैं HX, ठीक है। ये कोई अम्ल है, कोई अम्ल, ये हम पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये कोई भी अम्ल है मान लेते हैं। इसके बाद क्षार, क्षार के लिए हम क्या लिखेंगे, MOH, ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों की अभिक्रिया करेंगे तो इनमें से क्या होगा, ये M और X मिलके एक लवण बना लेंगे। लवण का नाम क्या होगा, MX, ठीक है। और इसके बाद ये 2H और O, ये दोनों मिलके एक जल का अणु बना लेंगे या एक जल बना लेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट टाइप है, मतलब ये एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट टाइप है। अब हम आपको सेकंड टाइप बता रहे हैं। ये बहुत कठिन होता है अगर आप प्रयास करें समझने का तो, लेकिन आपको भी ये समझ आ जाएगा। जैसे हमने ये क्या लिखा है, MX, यहाँ हम X हटा देते हैं तो यहाँ क्या होगा, H+ हो जाएगा। आप समझने का प्रयास करें, मतलब H+ लिखा है मतलब यहाँ कुछ और है। और इसके बाद इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे AQ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, OH-, माइनस मतलब आगे कुछ है तो इसको भी हम AQ लिख देंगे। इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, यहाँ कुछ प्राप्त होगा और साथ में क्या, H2O कैसे, 2H और O ये जुड़ गए तो ये अभिक्रिया हो गई, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। हमने जो अम्ल क्षार की अभिक्रियाएं होती हैं उनको इस प्रकार लिख के बताया आपको टाइप 1 टाइप 2 में। कभी कभी ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत से जन रहते हैं जिन पर बनते नहीं हैं, ठीक है। तो हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं अम्ल और क्षारों को जल में घोलना या इनका जलीय विलयन बनाना। अभी हमने बताया था ना आपको कि अम्ल और क्षार जब जल में घोले जाते हैं तो वो अपने आयनों में टूट जाते हैं, लेकिन इसके अलावा
हमने आपको क्या बताया था, अम्ल छायन जब जल में घोले जाते हैं तो अपने आयनों में टूट जाते हैं। हमने एक बीकर बनाया था आपके लिए ये, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, अम्ल या क्षार को डाल रहे थे अभी, ये हमने बनाया था। इसमें क्या कर रहे थे हम, अम्ल क्षार को डाल रहे थे। ये क्या है, हमारा जल है, जल या H2O। ये क्या है, H2O या जल है, जिसमें हम किसको, अम्ल या क्षारक को डाल रहे थे। तो अब ध्यान से देखिए, जो अम्ल होते हैं, सबसे पहले हम अम्ल को डालेंगे। इसमें क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ये बहुत खतरनाक होते हैं और कोई कोई अम्ल बहुत क्रियाशील होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसको हम अपने घर में एसिड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एसिड। और एसिड कितनी खतरनाक होती है, या आप जानते होंगे, किसी के चेहरे पे फेंक दो खराब हो जाता है, या हाथ पे गिर जाए तो वो पूरी तरह से जल जाता है। तो ये बहुत खतरनाक होता है, इसको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। मतलब ये खतरनाक होता है और क्या देता है, जला देता है। जला देता है ना, जला देता है। अपने हाथ पे रखो तो हाथ जल जाता है ना। और जलता क्यों है, जलता है मतलब गर्म लगता है हमें। क्या लगता है, गर्म लगता है। गर्म लगता है मतलब, गर्म लगता है मतलब उसमें ऊष्मा होती है, ऊष्मा होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जितने भी अम्ल होते हैं या जितने भी सांद्र अम्ल या खतरनाक अम्ल होते हैं, उनमें उतनी ही ज़्यादा ऊष्मा होती है, इसीलिए वो उतने ही ज़्यादा खतरनाक या हानिकारक होते हैं। तो अगर हम इसमें अम्ल डाल देंगे, एकदम से हमने कुड़ेड़ दिया तो इसमें अम्ल जमा हो गया ऊपर बहुत सारा, तो क्या होगा, इसमें बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा उत्पन्न होगी तो क्या होगा, ये जल उबल के बाहर आ जाएगा, उबल जाएगा। और क्या होगा, जल उबलेगा तो उसके साथ ये भी आएगा, ये आएगा तो यहाँ फैल जाएगा या हमारे हाथ पे गिर जाएगा तो हमें नुकसान हो जाएगा। लेकिन हमें इसका जलीय विलयन तैयार करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे करके, इसको क्या करेंगे, बूंद बूंद करके, एक एक बूंद या दो दो बूंद करके इसमें डालेंगे और इसे किसी छड़ी या लकड़ी की सहायता से गोल गोल घुमाते रहेंगे। इससे क्या होगा, इसमें एकदम से ऊष्मा नहीं आएगी, धीरे धीरे करके ये इसमें घुल जाएगा। लेकिन फिर भी इसका आप टेम्परेचर देखेंगे या तापमान देखेंगे तो ये फिर भी गर्म हो जाएगा। इसीलिए आपको धीरे धीरे से करना है और ठंडी जगह पे करें तो ही अच्छा होगा। तो ये हमने इसको अम्ल का क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। अब आपने एक बात ध्यान दी होगी, हम इसको अम्ल को इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज, जैसे कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं अपन, बर्फ के टुकड़े, बर्फ के टुकड़े छोड़िए, आप दूध ले लीजिए। दूध, दूध क्या होता है, थोड़ा सा जल से ज़्यादा गाढ़ा टाइप का होता है। दूध को अगर हम जल में डालें तो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है ना, पतला हो जाता है दूध। क्या हो जाता है, अगर दूध को हम जल में डालें तो वो पतला हो जाता है। तो इसको अम्ल को हम जल में डाल रहे हैं तो अम्ल भी पतला होगा ना, तो हमें वही देखना है। और जो अम्ल पतला होता है या क्षार पतला होता है तो उसे क्या कहते हैं, तनुकरण। कोई भी चीज़ अपन पतली करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तनुकरण। तो हमें इसकी परिभाषा देखनी है, ठीक है। और क्षार, अब हम क्षार की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्षार डालेंगे, अब इसमें क्या डालेंगे, क्षार। तो सभी क्षार या क्षारक इसमें घुलते नहीं हैं, कुछ विशेष प्रकार के क्षारक होते हैं जो ही इनमें घुलते हैं जल में, और सभी क्षारक इसमें घुलते नहीं हैं। तो आप नोट कर लीजिए, सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते, नहीं होते। और सभी अम्ल जल में विलय होते हैं, सभी अम्ल जल में विलय होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, मतलब सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते लेकिन सभी अम्ल जल में विलय होते हैं। और इसके अलावा
जो होता है क्या होता है कि जो क्षारक जल में विलय होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जो क्षारक जल में विलय होते हैं वे क्षार कहलाते हैं। और क्षार के बारे में हमने आपको पहले बता दिया, क्षार चिकने होते हैं, कसैले या कड़वे टाइप के होते हैं, साबुन की तरह आप साबुन देख सकते हैं, साबुन भी एक प्रकार का क्षार होता है। अब इसके बाद हम अपने तनुकरण की परिभाषा देखेंगे और फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, हमें तनुकरण की परिभाषा देखनी है। अब देख रहे हैं आप, देखिए आप फिर से देखिए, हम इस विलयन में फिर से आ जाते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, अम्ल या क्षारक डाल रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं, इसमें अम्ल या क्षार डाल रहे हैं। किसमें, इसमें डाल रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अम्ल बहुत पास पास था, मतलब ये बहुत पास पास में था। अम्ल क्या होता है, H होते हैं अम्ल में, आपको इतना पता है ना। अम्ल में क्या होते हैं, H होते हैं, और क्षार में क्या होते हैं, OH होते हैं, ये हमने आपको बताया था। तो ये बहुत पास पास होते हैं इसमें। जब अम्ल और क्षार बहुत गाढ़ा रहता है तो ये इसमें बहुत पास पास रहते हैं, और जल हमारा नॉर्मल रहता है। ये इसमें क्या होंगे, ये प्लस प्लस या माइनस, अम्ल होंगे तो इसमें क्या होगा, प्लस प्लस होगा, इसमें बहुत सारे प्लस होंगे अगर अम्ल होगा, और अगर क्षार होंगे तो क्या होगा, बहुत सारे माइनस होंगे इसमें। तो इसमें हम मान लेते हैं अभी क्या है, अम्ल है, तो इसमें हमने अम्ल समझा है, मतलब इसमें अम्ल है हमारा, बहुत पास पास में है, जिसमें प्लस प्लस, बहुत पास पास, बहुत नज़दीक, इसको हम इसमें डाल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये दूर दूर हो जाएंगे। यहाँ पे जगह ज़्यादा है ना, यहाँ कम थी जगह, यहाँ दूर है, तो ये फैल जाएंगे, और इसमें जल भी है तो ये क्या होगा, फैल जाएंगे। अब आप देखिए, यहाँ से हम इतना टुकड़ा निकाल के यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये एक टुकड़ा है जो मतलब आयतन है, ये इसमें इतनी अंदर है, इतनी बाहर है, ये आयतन टाइप का है, तो इसको हम निकाल के यहाँ लिख दे रहे हैं। इसमें क्या होगा, ये जल रहेगा। ठीक है, कुछ बूंदें इसमें जल की हैं, ये इसमें हमने जूम की है तो ये पास पास हो जाएगा। और क्या है इसमें अम्ल है, मतलब हमारे प्लस प्लस के निशान है ना। और अब हम इसमें और जल डालेंगे, तो क्या होगा, ये और भर जाएगा ना यहाँ तक। और हम ये प्लस प्लस के निशान मान लो यहाँ पे कितने थे, 10 थे, इतनी जगह में कितने थे, 10 थे। अब जगह बढ़ गई, मतलब ये 10 और आगे चले जाएंगे, और इतनी जगह में कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। मान लो इतनी जगह में कितने थे, 10 थे, पहले कितने थे ये प्लस के निशान, ये देखिए हम बताते हैं आपको यहाँ लिख के। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 थे ना। अब हमने इसमें क्या किया, जल मिलाया, तो ये जगह और भर गई, तो ये और फैल जाएंगे। अब क्या होगा, जगह उतनी ही रहेगी, और क्या होगा, ये प्लस के निशान कम हो जाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये कम हो गए। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके आयतन में, प्रति इकाई आयतन में कमी आ रही है। तो इसी से हम तनुकरण की परिभाषा लिखेंगे, और लिखिए आप, जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसकी सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आती है, तो इसे तनुकरण कहते हैं। मतलब क्या हो रहा है, ये प्रति इकाई आयतन, इकाई मतलब एक निश्चित क्षेत्र, और उसमें कमी आ रही है सांद्रता में। ये सांद्रता है, इसमें ज़्यादा थे अब कम बचे, तो ये सांद्रता में क्या हो रही है, कमी आ रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तनुकरण कहेंगे। अम्ल या क्षारों की सांद्रता में जल मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में कमी आती है, इसे हम तनुकरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, और फिर इसके बाद अम्ल एवं क्षारकों के विलयन कितने प्रबल होते हैं, इनकी प्रबलता का भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।